1843rd episode of Nagpur's most happening Facebook live show. शो का नाम है राज की बात Women of the Year के साथ. Really want to thank Parekh Brother Jewelers presenting राज की बात Women of the Year in association with पहनावा बुटीक. त्योहार आ रहे हैं, दिवाली आ रही है, पहनावा जाइए और महिलाओं के लिए all the ladies buy some good classy clothes, fashionable ones at पहनावा सदर and Pehnava Dharampet. A big thank you to Stylix Kitchens and Wardrobes, Anjani Exotica Mehan, हम घर बनाते हैं. And a big thank you to Live Fit, Orange City Hospital, and of course our venue partner and somebody who supports big time, Four Seasons. आपके घर को खूबसूरत बनाने के लिए होम फर्निशिंग का हर सामान मिलता है Four Seasons में. And We Glow, Vasudha Agrawal, one of the finest makeup artist in the city. Please welcome my guest today who is पिछले 30 वर्षों से वो संगीत सिखाते आ रही हैं. She is the ex-principal of Binjani College and most importantly a lady with substance. विवाह क्या होता है, जिंदगी क्या होती है, संगीत क्या होता है, इन्हें सब पता है. चलिए मुलाकात करते हैं ऐसी सुपर वुमेन ऑफ द ईयर से जिनसे मिलकर आज आपको मजा आने वाला है. मुलाकात करते हैं दीपाश्री पाटिल मैम से. मैम नमस्कार. नमस्कार मैम स्वागत आपका राज की बात में. कैसी है मैम आप? बस बढ़िया बढ़िया है. सो जब छोटी थी, जब बचपन में क्या इरादे थे, क्या सपने थे, क्या करना था, क्या बनना था, क्या कहानी है मैम आपकी? गाना तो मैं जब से 4-5 साल की थी तब से गाती आई हूँ. यानी मेरी माँ कहती थी जो गाना जो भी, यानी तब तो रेडियो था तो छोटा सा वो रिकॉर्ड प्लेयर वो वैसा था जी, ग्रामोफोन वाला जी. तो वो ऐसा सुन सुन के मैं कॉपी करती थी, बिल्कुल म्यूजिक के साथ गाना बोलती थी. ऐसे ही माँ कहती थी मेरी. तो शुरू से ही बचपन से ही वो गाने का ये था मुझे, और गाना ही पैशन थी. गाने में सब करना चाहिए ऐसा था मेरा एक. और माँ और बाबा ने भी बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने भी बहुत अच्छा सिखाया और जो जिसका नतीजा कि मैं आज आपके सामने हूँ. सो मैम क्या आप कभी कोई मतलब म्यूजिक स्कूल गई? क्या आपने कहीं किसी से सीखा, विशारद हासिल की, कैसा क्या? भैया जी बजलवार मेरे गुरु है, वो भी नहीं है, उनके पास से मैंने विशारद किया. उनसे ही सब वो भी एक बंदिशकार थे, बहुत सब कंपोज करते थे वो, और मेरे से गवाते थे वो. मैं जब छोटी थी जी, मैं 6 में थी तब से गाना शुरू किया. शायद 10 साल की होंगी मैं, 10 साल की वहाँ तब से. वो हम लोग टेलीकॉम नगर में रहते थे, वो प्रताप नगर की स्कूल है, वहाँ आके वो पढ़ाते थे. वो महल में रहते थे, जी, महल से आके वहाँ पढ़ाते थे, और कभी कभी मेरे घर में आके पढ़ाते थे. और मेरे माँ बाबा को हमेशा बोलते थे इसको भगवान की देन है, इसका गाना कभी बंद नहीं होने देना, बहुत आगे जाएगी ये बच्ची, कहाँ से इन्हें बहुत अच्छा तरक्की करेगी, तभी बोलते थे वो. तो उनके आशीर्वाद से भी बहुत, यानी मुझे कहीं किसी से के पास सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ी. इतना अच्छा उन्होंने सिखाया. जो सुर उन्होंने मेरे से पक्के करवा लिए, उसके बाद मैंने बहुत सारे अपने से बहुत सीखा खुद से, यानी स्टूडेंट्स को पढ़ाते पढ़ाते इतना यहाँ तक आ गई. मैम जब वक्त और आगे बढ़ा, जिंदगी और आगे बढ़ी, तब कुछ ऐसी चीजें हुई जो शुरुआत में तो बड़ी अच्छी थी, थोड़ी सी कठिनाइयां गई, लेकिन उसके बाद 18 सालों बाद जीवन में कुछ एक बड़ा कोलैप्स आया. वो कुछ ऐसा हुआ, बहुत कोशिश की मैंने उसको ना होने देने की, लेकिन हो गया सो हो गया. फिर मैंने भी वो एक्सेप्ट कर लिया भी, जो भी जीवन में आया अपने उतार चढ़ाव, इसी को जीवन कहते हैं. कोई बोलते हैं ना, गुलजार साहब ने लिखा हुआ है, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन, किसी को आसमान नहीं मिलता, किसी को कतरीना, किसी को सलमान नहीं मिलता, है ना? हाँ बिल्कुल. वैसे ही फिर मैंने सोच लिया कि भाई नहीं है, अपना जो पर्सनल लाइफ इतना नहीं है तो नहीं है, क्या करना. चीजें नहीं चल पा रही. क्योंकि कोशिशें तो बहुत की होंगी. कोशिशें बहुत की, बहुत कोशिश की, लेकिन अगले वाले से रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा था. तो कुछ वैसे रिश्ता रख के भी कुछ फायदा नहीं था, इसलिए फिर वो यही कर दिया.
लेकिन उसके साथ मुझे भगवान ने इतना कुछ, इतने अच्छे इंस्टीट्यूट में मुझे जॉब मिला। और उसका जैसे बोलता ना, मराठी में वो कहते हैं कि संधीचं सोनं करायचं, जैसे उस टाइप का मैंने बहुत जैसे 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 मुझे मिलता गया उसका मैंने किया। तो मैम आपने अपना पूरा ध्यान जो है पूरा टीचिंग पे ही लगाया और कुछ प्रोग्राम्स भी किए बीच बीच में। लेकिन मेरे बाबा का एक ख्वाब था, मुझे भी ऐसा लगता था कि एज ए परफॉर्मिंग आर्टिस्ट में ज्यादा नाम कमाऊं, लेकिन मुझे जीवन के इसने मुझे नौकरी करने का यानी करनी पड़ी, ऐसे समझो। उस टाइम मुझे जरूरत थी कि नौकरी करनी चाहिए, सर्विस करनी चाहिए, तो मैंने वो, और ऐसा हुआ कि मेरा एमए का रिजल्ट बिल्कुल आ गया और हमारी कॉलेज की ऐड आ गई। मैंने ऐसे ही अप्लाई कर दिया और थ्रू आउट मेरिटोरियस करियर था मेरा पूरा। 12th में मेरिट थी, बीए में मेरिट, एमए में मेरिट, तो कुछ दिक्कत ही नहीं हुई, सीधा सीधा। और फिर वो मुझे पता चला कि ऐसे नेट करके एग्जाम होती है, तो वो भी दे डाली, तो मेरी अपॉइंटमेंट एकदम सीधी सीधी हो गई। मुझे कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं था तब उस वक्त। 93 की बात है, 93 94 की, तो सीधा सीधा हो गया। लेकिन फिर मैंने वो भी एक्सेप्ट कर लिया कि भाई एक बार मैंने वो टीचिंग प्रोफेशन एक्सेप्ट कर लिया है तो उसी में मैं अच्छा करूं। और बीच में जब बीच में जैसा मुझे मौका मिला तो प्रोग्राम भी करती गई, ऐसा नहीं है। लेकिन एकदम प्रोग्राम ही किए और इधर ध्यान नहीं दिया, ऐसा नहीं किया। पूरा 100% मैंने टीचिंग में अपना ये लगाया और कोशिश की कि मेरे इससे कुछ स्टूडेंट्स को मैं और आगे पढ़ा सकूं और उनका भी ये कर सकूं करके। मैम जब कोई रिश्ता टूटता है, जब विवाह टूटता है और वो भी एक 18 साल के बाद टूटता है, तो जो अंदर के जो इमोशंस होते हैं वो कैसे बैलेंस किए जा सकते हैं? वो तो खैर भगवान की मर्जी की। कोई साथ था, कोई दोस्त थे, कोई परिवार का सदस्य था जिन्होंने आपको हिम्मत दी, जिन्होंने ऐसा रखा, या फिर ये चीजें खुद को ही करना पड़ता है? खुद को ही करना पड़ता है वैसे तो। हाँ, मेरी दीदी थी, आई बाबा थे साथ में। बाबा तो जल्दी चले गए थे, लेकिन आई मेरी माँ थी, तो और बाकी सब बहन भाई सबने बहुत अच्छा साथ दिया मेरा। और किसी स्टूडेंट्स ने भी बहुत साथ दिया और फ्रेंड्स ने भी। ऐसा किसी ने कुछ इसके बारे में ये बात ही निकलती नहीं थी मेरे लाइफ। अच्छा, ये बात करते ही नहीं थे? करते ही नहीं थे लोग, सबने छोड़ दिया था ये एक पोर्शन लाइफ का कि इसके बात करने लायक कुछ है नहीं। पर ये एक अच्छी बात है मैम कि कोई बात नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने भी ये चीज समझ ली कि यू वर राइट, दे स्टूड बाय यू, है ना मैम? ये भी एक अच्छी चीज है क्योंकि कई बार कई सारे ऐसी सिचुएशंस होती है जहाँ पर माँ बाप, रिश्तेदार, भाई बहन अपने घर की बेटी को ही कोस के खत्म कर देते हैं। नहीं, मेरे बारे में ऐसा नहीं हुआ। उल्टा सबने ऐसा सोचा कि जाने दो, जो हुआ सो हुआ, अभी इसको और हेल्प करते हैं और अच्छा इसको आगे जाने के लिए ये करते हैं, एनकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। तो मैम आप संगीत में आगे बढ़े, फिर आपने पढ़ाना शुरू किया। की वजह से मैं आज हूँ जो भी हूँ। नहीं तो बहुत मुश्किल है कि ऐसे अगर जीवन में ऐसा होता है तो उसके साथ ये करके मैनेज करके आगे जाओ बोले तो। क्योंकि समाज में अपना एक ये है, कोई भी एक क्वेश्चन ऐसे ही अपने को पूछा जाता है कि शादी होने के बाद हस्बैंड क्या करता है, हस्बैंड क्या है, वो है, और बच्चे कितने हैं। तो ये 2 क्वेश्चंस है मेरे लाइफ के, पूरे माइनस थे। यानी कोई मुझे हस्बैंड के बारे में पूछे तो आपको तो अभी बताया मैं, जीरो हो गया। और बच्चे वो भी नहीं। 2 क्वेश्चंस मुझे 2-3 साल मुझे बहुत तकलीफ हुई इस क्वेश्चन से। लेकिन उसके ऊपर भी मैंने ओवरकम करके ये कर लिया कि जाने दो, क्या करना, नहीं ये तो नहीं है, सबको कुछ ऐसा, सबको सब कुछ मिले जरूरी नहीं, बिल्कुल सही है। हाँ, फिर मैंने सोचा कि नहीं, गाने वो अपना ये जो है म्यूजिक का, वो इतना अच्छे से करो कि इसकी यही नहीं कर, इसकी कमी महसूस ही नहीं हुई मुझे कभी आज तक के भी। ऐसा भी लगता है कि इतना मैंने पा लिया है भगवान से और सभी के आशीर्वाद से, कुछ इसकी कमी मुझे महसूस ही नहीं होती। मैम कई बार एक महिला दूसरी महिला को या एक स्त्री दूसरी स्त्री को क्यों मैम पीछे खींचती है? क्यों किसी का दर्द नहीं समझती? स्पेशली ये जो आपके जीवन में सास बहू वाला जो पूरा सीन हुआ, बिल्कुल। क्या वो जो सास थी वो भी तो कभी बहू थी ना मैम? हमने सीरियल में भी देखा सास भी कभी। बोला था मैंने एक बार ऐसे मजाक में कि मैं बोली आप भी तो बहू हो इस खानदान की और मैं भी बहू, क्या फर्क है आप मुझसे ऐसा। तो
वो डांटी, वो चिड़ एकदम से गुस्सा हो गई थी कि ऐसे कैसे बोलती है। लेकिन बोला था मैंने हिम्मत करके एक बार उनसे कि ये बराबर नहीं है, आप मेरे साथ ऐसा कर। और मैम जब आप क्योंकि हमारे देश में ये बहुत बड़ा एक मैटर आ जाता है जब आप अपनी रिलीजन या अपने अपने जाति के लड़के से छोड़कर किसी और जाति के लड़के से शादी करती है। ये मैम लड़के के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लड़की के लिए बहुत बड़ा टैबू हो जाता है क्योंकि उसका परिवार, जैसे मैम मेरी माँ ने मेरे पिता के साथ शादी की है ना मैम। मेरी माँ पंजाबी परिवार से आती है, मेरे पिता गुजराती परिवार से आते हैं, और मेरी माँ ने मेरे पिता से प्रेम कर लिया। पता नहीं उसका क्या खामियाजा उनको जीवन भर भुगतना पड़ा कि मेरी माँ को मेरे मामा लोगों ने उतना नहीं देखा जितना देखना चाहिए अपनी बहन को। और वही मेरी मासी जो दिल्ली में रहती है, जिन्होंने एक पंजाबी लड़के से शादी करी, मेरे नाना जी और उनके सहमति से उनको जीवन भर साथ मिलता रहा। तो ये कितने दुर्भाग्य की बात है हमारे देश में कि एक बेटी को विवाह करने के बाद माता पिता भूल ही जाते हैं कि भैया हमारी भी कोई जिम्मेदारी है लड़की के प्रति। अब माता पिता जागरूक है, अब तो वो बोलते हैं कई बार। मैं अभी कुछ दिन पहले, आप पता नहीं आपने न्यूज में देखा कि नहीं, एक लड़की अपने विवाह से अलग हुई और जब वो वापस आ रही थी तो पिता ने पूरी की पूरी बारात निकाली, पूरे गाजे बाजे के साथ लड़की को वापस घर लेके आए। मैम ये होना चाहिए नहीं सोसाइटी में, ये चीज जागृत होना चाहिए है ना। और इंसानियत के नाते, इंसान के नाते देखना चाहिए, क्योंकि जाति धर्म से क्या होता है किसी को अपने हाथ में है नहीं ना, कौन से धर्म में जन्म लेना, कौन से जाति में करना। इंसान को देख के ये करना चाहिए। पर अब बढ़िया है, अब लाइफ बढ़िया है, लाइफ बढ़िया झकास बिल्कुल है ना। अपने टाइम से उठती है, अपने टाइम से जीवन जीती है, टेंशन ही नहीं है, कोई टेंशन नहीं है मैम। लेकिन संगीत में जनरली एक समय के बाद आप आपका ग्रोथ जो है जो रुक जाता है, ऐसा बहुत सारे संगीत से जुड़े हुए लोगों का कहना है कि आप स्टेज पे परफॉर्म करें या फिर आप पढ़ाएं। पढ़ाने वालों का तो मैम करियर बहुत लंबा होता है। तो लेकिन मैम क्या संगीत सीखने वाले जो हैं, क्योंकि आजकल लोगों को संगीत सीखना है और सीधा इंडियन आइडल जाना है, लेकिन आपके पास जो लोग सीखते हैं या जिनको आप सिखाती हैं, क्या देखती हैं जब आप सीखती थी और आज जो बच्चे आप पढ़ रहे हैं, क्या फर्क देख रही हैं आप उनमें? बहुत फर्क है, क्योंकि वो पहले के कैसे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके, बहुत उनको भी ये था कि एक साधना करके वो मानते थे। लेकिन अभी के स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को भी ऐसा लगता है कि जल्द से जल्द अपनी बच्ची को चांस मिलना चाहिए परफॉर्म करने का। मैं तो, लेकिन मेरा तो पहले से ये है कि मैं पहले ही बोल देती हूँ कि कितने दिन में आएगा गाना, 6 महीने 8 महीने, ऐसा मैं नहीं कर सकती। जब मुझे लगेगा कि अच्छा गाती है तभी मैं चांस दूंगी और तभी मैं जाके कहीं आपको करूंगी हाँ तो थोड़ा कर रही है। कि मेरे से एक्सपेक्ट नहीं करना ये कि मैं बोल दूंगी नहीं अच्छा ही गाती हो करके ऐसे। तो मेरा ये थोड़ा अलग है उनसे, क्योंकि मैंने जो गुरु उनसे शिक्षा पाई वो उन्होंने मुझे ऐसा ही सिखाया, इसलिए मैं भी वो ये सोच। लेकिन बहुत फर्क है अभी के स्टूडेंट्स में और तब के स्टूडेंट्स में। मैम न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर जिस तरह से इम्प्लीमेंट हो रही है उसमें संगीत सीखना भी एक बहुत बड़ा एक ऑप्शन अवेलेबल है। बिल्कुल। तो मैम आपको ऐसा लगता है कि अब ऐसे बच्चे जो संगीत से बहुत दूर गए हैं अब भी उनको भी एक मौका मिलेगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि एक मैथमेटिक्स पढ़ने वाला भी इंसान अगर उसको बच्चा उसको लगता है कि मैं थोड़ा सा संगीत सीख लूँ, वो सीख सकता है। केमिस्ट्री फिजिक्स वाला सीख सकता है, स्टैटिस्टिक्स वाला सीख सकता है, या फिर कॉमर्स वाला भी बंदा सीख सकता है। ये बहुत अच्छी एक ये अपॉर्चुनिटी है कि इंजीनियरिंग वाले भी यहाँ तक आ सकते हैं। तो इससे क्या होगा, नंबर ऑफ सिंगर्स बढ़ेंगे मैम। लोगों को ये तो हमारे देश में है ना मैम कि कोई संगीत सीख रहा है तो उसका फाइनली अल्टीमेट गोल जो है वो हिंदी सिनेमा के फिल्मों के लिए गाना गाना। तो उसका मेन गोल वही है। कोई संगीत इसीलिए नहीं सीखता कि उसकी रुचि है या उसको सिर्फ संगीत से प्रेम है या उसको संगीत पढ़ाना है या संगीत को एक अलग दर्ज पे ले जाना है। लेकिन क्या है, ये फिल्मी भी आप बोलते हो, जैसे वो गाने के लिए भी जो बेस है ना क्लासिकल, वो सीखना ही पड़ता है। जी बिल्कुल। कितना भी बोले तो भी वो देखो, जैसे बोलते हैं ना, हृदय से गाना आना चाहिए, अंदर की आवाज जिसे कहते हैं। ऊपरी ऊपरी जैसे कॉपी कर लेते हैं लोग, लेकिन उनको इतनी डेप्थ नहीं, जैसे भाव जो रहता है गाने में,
चाहे कोई भी क्लासिकल रहो, रागों का रहो, या कोई एखादी बंदिश रहो, या कोई एखादा भावगीत, भक्ति गीत, गजल, या कोई भी एखादा गाना रहो, उसमें भाव पक्ष जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। जो जैसे विरह है तो वेदना उसकी दिखनी चाहिए, जैसे रोमांस है तो वो दिखना चाहिए, जो हर एक के भाव रहते हैं ना, है ना, जो भाव भावना को जो जिसे कहते हैं, वो अगर गाने में अपने नहीं रहा तो कुछ मतलब नहीं। कोई चिल्ला के ऐसे गाता है, देखे ना आप, थोड़ा सा एक जैसे एक गजल बोले तो सलोना सा सजन है, कितना प्यारा उसमें भाव क्या है कि वो और उसका सजन साथ में है और वो ऐसे बैठे हैं, और जैसे तो अगर एकदम जोर से बोलेंगे तो कौन सुनेगा आपका गाना। सही जो बात भाव है वो अगर व्यक्त नहीं होगा गाने से तो कुछ मतलब नहीं है ना। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली आपने। हाँ। तो मैम फिर तो मैम उसके लिए जो टेम्परमेंट है वो भी अलग होना चाहिए। बिल्कुल। और मैं तो हमेशा मेरे बच्चों को सिखाती हूँ ऐसे कि एक अच्छा गायक या अच्छा कलाकार या एक आर्टिस्ट अच्छा बनने के लिए एक अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है। अगर अच्छा इंसान नहीं हो, जैसे आपने कहा कि लेडीज में बहुत जेलसी और ये होती है, जैसे वो भला उसकी साड़ी मेरी साड़ी सफेद कैसे, सफेद कैसे, ये जो मैटर है, ये अगर जिसमें आया ना तो उसका गाना भी वैसा ही रहता है। ऐसा ये नहीं, बहुत अभ्यास करके मुझे ऐसा ऑब्जर्व करके ऐसा ध्यान में आया। तो मेरे बच्चों को मैं हमेशा बोलती कि बेटा कंपटीशन करनी है खुद से करो। अभी जा रहे हो कंपटीशन में, उसने मैडम ऐसा हो गया, पार्सलिटी हो गई, अरे वो तो होना ही है, लेकिन अपने गाने का देखो, अपना खुद का गाना रिकॉर्ड करके खुद सुनो कि क्या मैंने उस दिन कैसा लगाया था, सुर लगे थे क्या मेरे प्रॉपर का, ताल में मैं बराबर थी क्या, कि क्या हुआ था, ये पहले सोचो, उसके बाद ही आप ये कर सकते हैं। लेकिन मैम छप्पर फाड़ के सच्चाई तो बाहर आती है। जो असली टैलेंट है उसको कभी ना कभी तो मौका मिलता ही है ना मैम। अब चूंकि चीजें बड़ी सेटल्ड हैं, है ना, मानस पुत्री आपके जीवन में है ना, ये कहाँ से आया? वो क्या हुआ, मेरे कॉलेज में थी वो, पता नहीं उसका मेरा पिछले जन्म का रिश्ता है। उसकी माँ भी बोलती है ऐसे, पता नहीं वो कर्जा लेने के लिए आई है बोलते हैं आपसे, ऐसा मुझे चिढ़ाती भी है वो जी। बहुत अच्छा उसके साथ एक बॉन्डिंग हो गया मेरा कि जो सगे मेरे अपने सगे जो होते वो भी नहीं करेंगे इतना। मैं कोरोना में बहुत, अभी एक बात बताती आपको, कोरोना में मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी, यानी मैं गई थी पूरी वेंटिलेटर पे थी मैं 9 दिन। ओह माय गॉड। उसके बाद मुझे वो पैर में जो प्रॉब्लम हो गया वो थ्रोम्बोसिस, उसी की वजह से। तो उसने मुझे अपने बच्चे क्या करेंगे, उसने मुझे पूरी मैं बेड पे थी, पूरी मेरी सेवा की थी उसने। तब तो बाइया वगैरह सब मिलती नहीं थी ना, कोई भी कोरोना में आने के लिए तैयार नहीं थी। तो खुद की बेटी क्या करेगी। दामाद भी मेरा बहुत अच्छा है, यानी बेटे जैसे ही है, नाम का ही दामाद है वो, और छोटी नाती है मुझे। बस ये मेरा ये है। और मेरी एक दीदी अभी आई नहीं है, वो चली गई। मेरा भांजा एक वो यूके में पढ़ता है, और मेरी दीदी, हम ये इतनी छोटी सी मेरी फैमिली है, हम बहुत खुश है उसमें, कुछ ऐसा ये नहीं है। तो इन चीजों के लिए आपको वक्त मिलता है? शॉपिंग के लिए, फिल्में देखने जाती हैं? बहुत कम, फिल्म के लिए नहीं टाइम मिलता, लेकिन शॉपिंग के लिए वक्त मिलता है? शॉपिंग के लिए थोड़ा बहुत मिलता है, शॉपिंग के लिए भी नहीं मिलता वक्त, निकालना पड़ता है कभी, फिल्म में तो बहुत कम। पिछली बार कौन सी पिक्चर देखने गई थी सिनेमा हॉल में? देखी थी मैंने वो बाई पण भारी देवा। अच्छा, मराठी पिक्चर देखने गए थे, सब लोग बोले बहुत अच्छी है करके। उसके पहले हिरकणी मराठी ही देखी थी। अच्छा, हिरकणी देखी थी, सोनाली कुलकर्णी। हाँ, सही है मैम। जो डिवोर्सेस बढ़ रहे हैं, एक वक्त था मैम फैमिली कोर्ट में भीड़ नहीं थी, मैम अब बढ़ रहे हैं, क्या वजह हो सकती है? एडजस्टमेंट नाम का जो ये शब्द है ना, वो यानी वो उनके डिक्शनरी में है ही नहीं। नई पीढ़ी के जो मैं जानती, जैसे अभी के जो पीढ़ी के बच्चे मैंने देखे, बहुत बार यानी बहुत लाइटली ले लेते हैं कोई भी चीज, ऐसा लगता है मुझे। यानी चाहे वो रिश्ता हो, चाहे कुछ भी, क्या होता है ऐसा नहीं होता। बहुत बार सोच के ये करना पड़ता है। आजकल तो बहुत यानी एटीट्यूड जिसे कहते हैं, एक बार ये भी बहुत गलत चीज हो रही है। बिल्कुल, उससे भी सब ये हो रहा है। और फिर
क्या है कि सास ससुर आजकल के लड़कियों को चाहिए नहीं, और लड़कों को भी ऐसा लगता कि नहीं, मैं भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई लेने के लिए तैयार नहीं, जी ना लड़का ना लड़की। इस वजह से ऐसा हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है। मैम, जिस तरह से ऑर्फनेज होम्स होते हैं, हाँ, क्या आने वाले वक्त में आपको ऐसा लगता है कि ओल्ड एज होम्स भारत में बहुत ज्यादा रहेंगे? लगता है आपको? नहीं ऐसा नहीं बोल सकते, वो डिपेंड करता है हर एक का ये। लेकिन अगर ऐसे ही होता रहा कि सब लोग फॉरेन में जाते रहे, और यानी फॉरेन में ही नहीं, दूसरे शहर में अगर बसना चाहते हैं तो हो सकता है कभी कभी जो माँ बाप है, जो एक आध बार तो कोई पहले जाने जाएगा, एक आध पहले माँ जाएगी या फिर बाबा पहले जाएंगे, तो ऐसा हो सकता है कभी। यानी आप जैसे बोल रहे होम्स का वो जी। लेकिन ऐसा ही होगा ये मैं नहीं कह सकती कि सभी कुछ। मैं इतना मेरा विश्वास है सब इसके ऊपर कि सभी कुछ बुरा और सभी कुछ अच्छा किसी का ही नहीं होता। ये बढ़िया है, ये बहुत अच्छा है मैम। यानी होता ही नहीं कि भगवान हर एक के लाइफ में पूरा ही बुरा दे दे और हर एक के लाइफ में पूरा ही अच्छा दे दे, ऐसा नहीं होता। अच्छे के बाद बुरा आता है, बुरे के बाद अच्छे आता है, यही लाइफ है। तो मैम आप कम ज्यादा इसमें ऐसे ही होता है। मैम, आप भगवान को मानती हैं? बिल्कुल मानती, प्रार्थना करती हैं? बिल्कुल। तो ये और जितने मानना ही चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। भगवान है ना, क्या है, एक शक्ति, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है आपको उससे। मेरा तो पूरा विश्वास है भगवान के ऊपर। मैम, अब चूंकि 30 वर्ष हो गए पढ़ाने में, और पढ़ाते पढ़ाते, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारी भी आपने निभाई, एक बड़े अच्छे कॉलेज की। मैम, अब आगे क्या क्या करना है? आगे कुछ नहीं, पढ़ाना ही है और गाना है बस। गाना है और पढ़ाना है। अच्छे स्टूडेंट्स तैयार करनी है, जो भी यानी मेरे पास आते हैं, तो मैं कहती हूँ ना कि एक पहले अच्छे इंसान बन के अच्छा गाओ, बहुत फर्क पड़ेगा आपके गाने में। तो मैं जब बीमारी से उठकर मैं आई तो मुझे ऐसा लगा कि बोनस लाइफ हो गया जी। बीच में मुझे वो शंकर महादेवन जी से मिलने का मौका मिला। मेरा एक दादा है, उसकी वजह से मुझे वो चांस मिला, इतने बड़े इंसान से मिली। तो उन्होंने मुझे एक सवाल पूछा था, मैंने कहा कि मैंने ये किताबें लिखी, ये किया, वो किया, फलाने किया। तो बोले ये सब ठीक है। 4 बार उन्होंने मुझे पूछा कि सही में आपने किया क्या? मैं बोली हाँ मैंने किया। क्या कर रही? बोले इसका आपको लोगों तक पहुंचाना नहीं है क्या इसको? तो वो बात मैंने याद रखी थी। फिर मैं वो ऐसा ये कोरोना वगैरह आ गया बीमारी, तो उसके बाद मुझे लगा कि जैसे मैंने अभी मेरा जो रिकॉर्ड बना है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक में, तो ऐसा लगा मुझे कि इतनी सारी मेरी बंदिशें, मेरे खुद की कंपोजिशंस है, तो क्यों ना ऐसे बहुत लोगों का लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में वगैरह आता है, तो हम कोशिश करके क्यों ना देखें कि एक बार कोशिश करते हैं, नहीं तो नहीं, क्या होगा। तो मुझे लगा कि एक रात में अगर कोई 15 बंदिशें बनाता है तो शायद उसका रिकॉर्ड बन सकता है। तो मैंने उनसे अप्रोच किया। वैसे सभी उसके लिए भी मेरी एक स्टूडेंट की वजह से मैं वहां तक पहुंच पाई और वो सब हुआ। और विद इन फ्यू डेज यानी बिल्कुल 6-7 दिन में उनका रिप्लाई आ गया कि आपका रिकॉर्ड कोई नहीं है ऐसा व्यक्ति। मुझे लगा कोई ना कोई होगा ऐसे। तो यमन राग में मेरे जो 15 बंदिशें बनाई उसका रिकॉर्ड हो गया इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। यानी 142 करोड़ की अपनी ये है पॉपुलेशन, उसमें से मैं पहली महिला प्रोफेसर हूँ कि जिसका ये काम है। क्या बात है मैम, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत सही। मैम, मैं ना कई वर्षों तक मैम रेडियो पे काम करता था, है ना? तो आपकी जिंदगी में तो संगीत रेडियो के माध्यम से ही आया है ना? तो मैम, मैं हमेशा ऐसा मानता हूँ कि हर किसी का दिल एक FM चैनल है और हर वक्त हर किसी के दिल में कोई ना कोई गाना बजता रहता है। दीपाश्री जी के जीवन में इतने उतार चढ़ाव आए, है ना? कौन सा एक ऐसा गाना है मैम, वो फिल्मी गाना होना चाहिए, कौन सा ऐसा गाना है जो आपके दिल के एफएम में हमेशा किसी भी मूड में बज सकता है मैम, किसी भी मूड में? अच्छा फिल्मी, ये तो बड़ा कठिन सवाल पूछा। एक्चुअली जैसे मुझे ना
बीच में नागपुर यूनिवर्सिटी का ये जो कल्चरल टीम जाती थी ना यूथ फेस्टिवल्स के लिए, उन्होंने भी मुझे डायरेक्टर स्टूडेंट्स वेलफेयर के जो थे डॉक्टर अरुण पाटिल सर और डॉक्टर अश्विन चंदेले, उन्होंने मुझे बहुत अपॉर्चुनिटी दी कि 5-6 साल में एज अ टीम मैनेजर करके टीम लेके गई। तो वहाँ बहुत यूनिवर्सिटीज से आए लोगों का मैंने गाना सुना, तो मुझे वो पैट्रियोटिक ये उसके लिए मेरा एक पैट्रियोटिक का एल्बम भी रिलीज हो गया है, वतन हमारा है करके। तो वो भी एक मेरी एक अच्छा ही हो गया। और ऊपर से ये जो नागपुर यूनिवर्सिटी का ये कॉन्वोकेशन रहता है, उसमें भी हमारी मैं टीम लेके जाती थी, सरस्वती वंदना, और एक उससे नमो शारदे करके हमारी कॉलेज ने उसकी भी एक सीडी निकाली। क्या बात मुझे जैसे जैसे मौका मिलता कि मैं पहले ही बताया ना कि मैंने वो अपॉर्चुनिटी जो मिली उसका मैंने वो उससे बहुत अच्छा उसका ये लिया, तो ये उसका ये है। वही मेरे गाना है, ऐसे फिल्मी गाने यानी मेरे खुद का ही इतना बढ़ गया है कि वही मेरे दिमाग में चलते तो आपने जितने गाने बनाए उनमें से कौन सा गाना है जो आपके दिल के एफएम में हर वक्त चलता रहता है? फिल्मी गाना मैं इसलिए कहता हूँ मैम, क्योंकि फिल्मी गाना सबको पता है। बराबर है। बहुत सारे, ऐसा एक गाना नहीं कह सकती। तो वही तो एक गाना तो बताना पड़ेगा ना मैम। वही तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा गा दे हमारे लिए। हाँ, गाती हूँ मैं। मेरी एक कंपोजिशन है वो जो कि वतन हमारा है, मैं तब नहीं बनी थी वो। एक है कि, और देखिए कि मैं एकदम महाराष्ट्रियन, ये मेरी एक ब्राह्मण फैमिली से हूँ एकदम, यानी मराठी इसमें से पता नहीं मुझे हिंदी वर्ड्स कैसे सोचते थे, और वो इतना अच्छा कंपोजर, वतन की मिट्टी की सौंधी से खुशबू। अरे मैम बोल के मैम बोलती हूँ वो शब्द सुनिए कि आपको भी ये लगेगा कि ये सच में मुझे सूझे हुए है कि नहीं। जी ऐसे वो उसका ऐसे, वतन की मिट्टी की सौंधी से खुशबू, आओ बनाए काशियाना, भारत माँ का राज दुलारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, वतन की मिट्टी की सौंधी से खुशबू, आओ बनाए आशियाना। वाओ मैम, यू आर अ रॉक स्टार। नहीं ऐसा कुछ नहीं। वाओ मैम, ये तो मैम आपने ना पूरा एपिसोड एक तरफ हो गया और ये गाना एक तरफ हो गया। आपकी आवाज मैम, सरस्वती की आराधना, वो सरस्वती माता का बहुत आशीर्वाद है मेरे ऊपर, और इसीलिए कुछ सरस्वती वंदनाएं भी ऐसी हो गई मेरे इससे ने वो उसने मुझसे करवा लिया। मैं ऐसा नहीं कहती कि मैंने किया करके। तो ऐसे कैसे सोचते हैं शब्द, हे शारदा भवानी माता, शारदा भवानी माता तुझ वंदिती सकल जनाता, शारदा भवानी माता, शारदा भवानी माता। यानी वो जो शारदा का मेरे यहाँ बहुत बड़ा मेरी बेटी ने लाया हुआ एक फोटो फ्रेम है, एकदम हॉल में मैंने। तो मैं ऐसे ही गाड़ी चलाते चलाते एक बार आई घर, और वो उसका फोटो देख के मुझे उसमें ऐसे भवानी माता और दुर्गा माता का रूप है। तो उससे मेरी एक बने, दुर्गा माता भवानी, दुर्गा माता भवानी, हे महिषासुर मर्दिनी, दुर्गा माता भवानी। ये रचना हो गई राग पटदीप में। ऐसा पता नहीं मैम, मैं बैठा हूँ, आप चालू रहिए मैम। मेरे पास कुछ नहीं है आपको पूछने के लिए। नहीं ऐसे ही वो ऐसा होते क्या, जैसे मैं बोला स्टूडेंट्स का भी बहुत योगदान है मेरे लाइफ में पूरा। मैंने पहले ही मेरे एक अभी वो जो प्रोग्राम होता है उसमें कहता है मेरी श्वास है, मेरा विश्वास है और मेरा अभिमान है मेरे स्टूडेंट्स। ये मैं हमेशा कहूंगी, उनकी वजह से मैं आज इतनी, यानी जो भी मेरा, जैसे मेरे गुरु ने जो काम किया था ना, मुझसे सुर पक्के कर लिए थे। लेकिन जैसे एक स्टूडेंट आई
मैडम मुझे ये भावगीत बताओ, मैडम मुझे ये गजल बताओ, मैडम मुझे ऐसा करके करके वो इतना मेरा हर साल की बच्चियां नहीं क्या, हर साल पास होने वाली, आज एक इस साल ये बैच, दूसरी बैच, तीसरी बैच, चौथी बैच से 30 सालों से ये करते आई ना, इसलिए इतना बढ़ गया। ज्यादातर लोग नहीं तो क्या होता है कि क्लासिकल वाले लाइट नहीं गाते, लाइट वाले क्लासिकल नहीं गाते। तो मेरा ऐसा हुआ कि मैं सब गा लेती हूँ, थोड़ा 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 बहुत जो भी ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये गा नहीं पाती हूँ। फिल्मी भी गा लेती हूँ, गजल भी गा लेती हूँ, लाइट म्यूजिक में भावगीत भक्ति गीत गा लेती हूँ। अभंग मैंने रिकम्पोज किए है, उसका प्रोग्राम करना बाकी है, अभी करूंगी। वो थोड़ा पीछे रह गया था वो बीमारी की वजह से, तो अभंगों को भी मैंने कंपोज किया है। यानी एकदम अलग दुनिया में, जैसे क्या बोलेंगे, जैसे सुंदरते ध्यान है, ये अबीर गुलाल, एक टाळा बोले चिपळीला करके मराठी कंपोजिशन है, वो राग यमन में निबद्ध है, यानी ओरिजिनल कंपोजिशन। उसमें उसको मैंने एकदम पूरा ही चेंज कर डाला। यानी पता नहीं ऐसे कैसे, जैसे नेमजसी ने सावरकर जी का ये है, उनको एक बार मैं मुंबई गई थी, मुंबई यूनिवर्सिटी की तरफ से वो उन्होंने नेमजसी ने को रिकम्पोज करके गाया था वो फेस्टिवल में, इसमें यूथ फेस्टिवल में। मैं बोली ये लोग कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते, ऐसा सोच के मैंने भी ऐसे ही, तो वो भी एकदम नेमजसी ने जो कंपोजिशन है वो अलग है। तो मैंने तो नेमजसी ने परत मातृभूमीला सागरा प्राण तळमळला, 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 सागरा प्राण तळमळला। ऐसा सूझा मुझे कि सच में ने उनको लग रहा है कि मैं अभी यहाँ से वहाँ कैसे पहुंचूं मेरी भूमि में, तो ऐसे उस म्यूजिक को ऐसा बोलना चाहिए ऐसा मुझे लगा, और ऐसी वो कंपोजिशन हो गई। ऐसे बहुत सारी बातें हैं। मैम, संगीत आपका जीवन है, आप ऐसे ही संगीत में जीवन जीते रहें, है ना मैम। अगर जिंदगी की एक सुनहरी किताब अगर लिखी गई और उस किताब के सुनहरे पन्ने पर ये नाम लिखा गया दीपाश्री पाटिल, उसके नीचे कौन सी ऐसी लाइन, कौन सा ऐसा कोट, कौन सी ऐसी बात लिखी रहनी चाहिए जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको हमेशा याद करें? एक तो मैं एक स्त्री हूँ, उसका भी मुझे बहुत अभिमान है, गर्व है। मैं हमेशा स्त्री, मुझे अच्छा लगता है स्त्री होना, और भगवान ने भी मुझे नाती दी अगर ऐसा नहीं है, अगर बच्चा होता तो क्या उसके ये नहीं होता, ऐसा नहीं, लेकिन मुझे एक बहुत गर्व है कि मैं एक स्त्री हूँ। तो ये सोचूंगी कि एज अ आर्टिस्ट, एज अ कलाकार, एज अ कंपोजर ही मेरा नाम लोग यानी मुझे याद रखे, और मेरी कंपोजिशन ज्यादा से ज्यादा इसमें सीखे और गाए और लोगों तक पहुंचाए। मैम आप एक तो मैम आप एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है मैम, और मुझे ऐसा लगता है कि मैम सरस्वती माँ बहुत ढूंढ रही थी कि मैं किसको अपने पूरे राइट्स देकर भेजूं पृथ्वी पे, उन्होंने आपको दे दिए। लेकिन मैम अगर वो चीजें वैसी चलती जैसी चल रही थी, है ना, और वो एक ब्रेक नहीं आता, तो मैम आज शायद ये नहीं हो पाता। सब लोग ऐसे ही कहते हैं, मुझे भी ऐसा लगता है कि फिर वो जीवन सब अच्छा रहता, लेकिन इतना सब नहीं होता, तो मुझे ऐसा लगता है मैम ऊपर वाले के अलग प्लान्स होते हैं हमारे लिए। हम एक भले कितना भी प्लानिंग कर ले, बिल्कुल, इसलिए मैंने भी वो एक्सेप्ट कर लिया था कि कुछ ऐसा मेरे कुछ ऐसे ये है नहीं, भगवान को भी नहीं मैम है, उसमें मैं बहुत खुश हूँ मैम, आई एम श्योर। और आप ऐसे ही लोगों को मार्गदर्शन देते रहे, ऐसे ही युवाओं को प्रोत्साहित करते रहे, अपने संगीत का नाम और भी कई सारी किताबों में रिकॉर्ड में दर्ज करवाएं, और
मुझे ऐसा लगता है कि मैम आपको विमेन ऑफ द ईयर नहीं, आपको सुपर विमेन ऑफ द ईयर कहना चाहिए। सिर्फ ये वर्ष के लिए नहीं, आने वाले हजारों वर्ष तक आपका नाम लोगों के दिलों में बसा रहे, लोगों को आप इंस्पायर करती रहें और आपसे मिलकर। हाँ बिल्कुल, एक बात कहना चाहती हूँ, ये जो रिकॉर्ड बनाया मैंने वो मेरे 9-10 स्टूडेंट्स को लेके बनाया है, तो उनका साथ आपके साथ हमेशा रहे। उनको भी वो सर्टिफिकेट मिला है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। ये बहुत बड़ा मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ने अच्छा कुछ कर पाई उनके लिए। नहीं मैम, लेकिन एक ऐसे इंसान का रहना बहुत ज्यादा जरूरी है जो कम से कम राह दिखाए। आपने राह दिखाने का काम किया, उन्होंने ईमानदारी से चलने का काम किया और मैम आज उसका फल जो है, नतीजा जो है वो सामने है। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने हमें इंस्पायर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। मतलब मैम 1800 प्लस एपिसोड्स हो गए हैं, बहुत कम ऐसे एपिसोड्स हैं जो दिल के करीब है और मैं मेरे टॉप 5 इंटरव्यूज में मैम आज आपका इंटरव्यू शामिल है। थैंक यू बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। क्या बात है, दीपाश्री पाटिल मैम से मुलाकात हुई, बात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात। देखिए, एक जो नंबर है ना, इसका एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि है इस नंबर की और इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका है हमारे जीवन में। लेकिन नंबर एक दर्शन दर्शाता है, एक उसकी एक फिलॉसफी है और वो फिलॉसफी बड़ी सरल है कि जब 1 से 1 मिलता है तो 2 हो जाता है, ये गणित कहता है। 1 से जब 1 मिलता है तो 11 बन जाते हैं, ये संगठन का बल कहता है। 1 से जब 1 मिल जाता है तो वो 1 हो जाता है, ये प्रेम, ये इश्क, ये लव की एक उन प्रेम का गणित है। लेकिन 1 जब 10 को और 10 100 को और 100 1000 को और 1000 10,000 10,000 लाखों को इंस्पायर करते हैं तो वो 1 की जो भूमिका है वो सबसे ऊपर हो जाती है। दीपाश्री पाटिल यही वो एक नाम है जो अपनी बाकी सब बातों को बाजू में रख के सिर्फ एक कोशिश में लगी हुई है और वो कोशिश है संगीत को, सरस्वती को, साधना को आगे ले जाने की। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो दुनिया में अपनी खुशियों को बाजू में रख के दूसरों की खुशियों में खुशी ढूंढते हैं और वही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। 2-3 बातें इस एपिसोड की है। एक ये कि एक महिला ने दूसरी महिला को इंसान के हिसाब से ही देखना चाहिए। दुर्भाग्य की बात यह है कि जितना पुरुष महिला को नहीं खींचती उतनी महिला ही महिला को खींचती है। तो ये थोड़ा सा वक्त बदल रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी आज भी समाज में से कई सारे तबके हैं जहाँ पर ये सब चीजें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये कि आप 142 करोड़ हो गए हैं, फिर आप 150 करोड़ हो जाएंगे, फिर आप 200 करोड़ हो जाएंगे। कब तक आप अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते रहेंगे और उनको आप नजरअंदाज करेंगे जिनको असल में माता पिता की जरूरत है। आप IVF, IUI ये सब चीजों को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपने खून को लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कई बार हम खुद जानते हैं कि हमारे सगे हमारे साथ नहीं रहते, लेकिन एक गैर आके हमारे लिए सब कुछ करके जाता है। तो अडॉप्शन कैन बी वन ऑफ द ऑप्शन। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, आप अगर दुनिया में आए हैं तो आप एक पर्पस के साथ आए हैं और आपका पर्पस ये नहीं है कि बस आप विवाह कर लें और एक घर की जिम्मेदारी ले लें। हो सकता है कि ऊपर वाले ने आपके लिए एक अलग चीज प्लान करके रखी हो। तो निवेदन है आपसे कि कृपया ऊपर वाले की प्लानिंग में अड़ंगे ना मारें, है ना। कई सारे लोग 70 की उम्र के बाद ईश्वर को याद करने के लिए ईश्वर की राह, ईश्वर को ढूंढने निकलते हैं और उसी टाइम पे ईश्वर भी उनको ढूंढने निकलता है कि अब हो गया चलो। निवेदन है आपसे कि कृपया इस अपने समाज को, अपने देश को, इस पृथ्वी को अगर वाकई में आपको खुशहाल रखना है तो आपको खुशी पहले अपने अंदर ढूंढनी पड़ेगी और फिर आप दूसरों को खुश रख सकते हैं। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और अगर आपके परिवार में एक छोटी सी बिटिया है जो अपने बाबा को, अपनी आई को बहुत उम्मीद से देखती है और जब भी किसी उलझन में आती है
पहली चीज वो अपने आई बाबा को देखती है और फिर खुद ही मन बनाती है कि इस उलझन की सुलझन कहीं और क्यों ढूंढूं, मेरे पास जब है एक सोल्यूशन उसके लिए, और वो अपना सोल्यूशन खुद निकाल लेती है। अगर वो ऐसी है तो समझिए वो दीपाश्री पाटिल बन रही है। जिंदा रहें। जय हिंद।